हाँ तो देखिए, ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन अ फास्टर इलेक्ट्रॉन्स देन अ रेड लाइट। मतलब ये है कि हमने ऊपर पढ़ा ना, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका ज़्यादा ही काइनेटिक एनर्जी होगी और वो उतने ही ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा। तो बस वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि विबग्योर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। अब इस राइट साइड को वेवलेंथ इंक्रीज होती है और लेफ्ट साइड को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ऑपोजिट होते हैं ना, जैसे V इक्वल टू C बाय लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अब ब्लू और रेड के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मान लो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मतलब ये वर्क फंक्शन तो एक ही मेटल पे दोनों को जज करेंगे, तो मतलब वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो उतना ही दोनों में से माइनस होगा। तो मतलब बचा किसका, जिसकी ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा बचेगा ना। मतलब ब्लू के पास अगर मान लीजिए 100 है और वर्क फंक्शन 40 है, तो इसके पास 60 बचा, और मान लीजिए इसके पास 80 है तो इसका 20 बचा, सॉरी 40 बचा। इसके पास 60 बचा, इसके पास 40 बचा। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे 60 जूल की एनर्जी है भागने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ 40 जूल की एनर्जी है। तो 60 जूल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना, और इसमें कम वेलोसिटी होगी, तो ये ज़्यादा फास्ट से मूव करेगा। ठीक है, ये मतलब है उसका। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था ऊपर ऐसे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे द एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। मतलब एकदम हो जाता है एमिशन। पर क्लासिकल थ्योरी नहीं बोलती थी एकदम, वो बोलती थी टाइम लगता है। पर आइंस्टाइन ने बताया था कि इंस्टेंटेनियस हो जाता है। नो टाइम इंटरवल बिटवीन अराइवल ऑफ लाइट एट द मेटल सरफेस एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट जब मेटल सरफेस पे टच होगी वैसे ही एकदम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा उसे इजेक्ट होने में। ठीक है, नो मैटर हाउ फिजिएबल द इंसिडेंट लाइट इज। पता नहीं है कितनी भी वीक हो सकती है। वीक का मतलब है कितनी भी इंटेंसिटी कम हो सकती है, पर बस क्या होना चाहिए कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस इंसिडेंट लाइट की। बस यही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और लिखा एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक वर्क फंक्शन है, इसकी 100 जूल का वर्क फंक्शन है इस मेटल का। ठीक है, तो पहली लाइट ए फर्स्ट इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, ये है ये 150 जूल्स की है इसकी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। और ये है ये भी सेम ही मेटल है, सेम ही मेटल ले रखा है 100 जूल का, पर और इसकी इंसिडेंट रेडिएशन भी 150 जूल्स की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मतलब एक कांस्टेंट, दोनों की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता था, एच म्यू। एच तो कांस्टेंट है दोनों में, दोनों की क्या है, दोनों की 150 है राइट लेफ्ट साइड में, तो एच कांस्टेंट है। ठीक है, ये गया तो दोनों की म्यू सेम हो गया ना, सेम है दोनों का म्यू। तो यही कंडीशन है कि दोनों के सेम म्यू होना चाहिए, मतलब सेम एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सेम फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे तू 10 इलेक्ट्रॉन भेज दे गया, 10 इलेक्ट्रॉन भेज देगी, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ से 10 फोटोन भेजेगी, तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर 100 भेज देगी, सेम फ्रीक्वेंसी है याद रखना, सेम फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पे 100 भेज देगी तो वो 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। समझ गई बात को, कंडीशन है सेम एट अ सेम फ्रीक्वेंसी। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। समझ गई ना, एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट डज नॉट डिपेंड ऑन द इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक तो समझा दिया मैंने तुझे, अब ये समझाना है कि क्यों नहीं करती फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, मैं बताता हूँ। अब देख, है ये 150, ये भी 150, ये 10 फोटोन की इंटेंसिटी से था, ये 100 की इंटेंसिटी से था। यहाँ पे 10 में से 10 ही निकल रहे थे, 100 में से 100 ही निकल रहे थे, और दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, 150 से इसके और दोनों की एनर्जी 150 से 200 कर देता हूँ। 200 कर दी। अब 200 से क्या फर्क हो जाएगा, सेम है, बाकी बिल्कुल चीज सेम है।
यहाँ पे भी 10 फोटोन ही आ रहे हैं, यहाँ पे 100 फोटोन आ रहे हैं। इसका वर्क फंक्शन 100 जूल का है, इसका भी वर्क फंक्शन 100 जूल का है। ये 200 जूल की एनर्जी होगी। क्या होगा देखो, 200 जूल की एनर्जी आई, इसमें से 100 जूल की एनर्जी कहाँ खर्च हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने के लिए, और बची 100 जूल की एनर्जी उससे वो भाग जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, 200 की आई, ठीक है, और 100 इधर लग गया, 100 इससे बाहर निकाल, मतलब भागने में लग गया, उसे काइनेटिक एनर्जी बचा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं इन द सेंस, मतलब दोनों में सेम ही हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का लेना देना किससे होता है, इंटेंसिटी से। यहाँ पे सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये देखती है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, कितनी जल्दी वो, मतलब वो इजेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो मैं अब एक चीज़ बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी एक तो तेरा एनर्जी बताती है, ठीक है, और वो एनर्जी क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, वर्क फंक्शन के बाद जो बचा होता है वो एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी बताती है। और इंटेंसिटी कब डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे, जब सेम फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिए, जब सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। देखिए थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फेलियर ऑफ अ क्लासिकल ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, ठीक है। और दूसरा क्या था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर स्पेस, मतलब एनर्जी जो होती है वो पूरी वेव में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये मानते थे हम, द एंटायर वेव फ्रंट। सो इलेक्ट्रॉन्स विल टेक सम टाइम टू इजेक्ट, इसलिए कहते थे कि कोई टाइम लगेगा, बट ठीक है, बट क्या एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ये एकदम निकल जाता है। क्यों निकलता है, क्योंकि इधर अब क्या होता है, जो मतलब रियलिटी में क्या होता है, जो क्वांटम थ्योरी दी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये नहीं होता, ये तो क्लासिकल के हिसाब से था कि टाइम लगना चाहिए। अब टाइम नहीं लगता, ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा बोलते हैं, ये थ्योरी है हमारी। क्यों बोलते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन ये है कि अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और वेव की तरह नहीं आती एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन के फॉर्म में आ रही है, मतलब पार्टिकल है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या नेचर, कौन सा नेचर ड्यूल नेचर में से कौन सा नेचर बताता है। तो हमेशा याद रखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा पार्टिकल नेचर ही बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए द वेव, द EF एंड MF of the electric field and magnetic field of the incident light more exert force to liberate electrons from the metal surface, so the light of a higher intensity consists of stronger fields and should give the higher velocity to photon। देखो अभी मैंने थोड़ी ही देर इस पॉइंट में क्या बताया, इस पॉइंट में बताया कि इंटेंसिटी क्या बताती है, सिर्फ कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बताती है और फ्रीक्वेंसी तेरी वेलोसिटी बताती है। पर यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये बोल रहा है कि जो देखो हमने बताया था ना, क्लासिकल थ्योरी में बोल रहा है कि इंटेंसिटी तेरी वेलोसिटी बताती है। वैसे ये गलत बात है, ये हमें बाद में पता लगा, ये फेलियर है क्लासिकल थ्योरी का, ये 3 पॉइंट्स फेल्स है। इनकी वजह से हमें अलग से सोचना पड़ा, आइंस्टाइन को आना पड़ा, और आइंस्टाइन ने इन 3 को जस्टिफाई किया अपनी थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि देखो लाइट क्या है, लाइट वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इंसिडेंट वेव एक्सर्ट फोर्स टू लिबरेट, मतलब वो मेटल पे दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए। ये थ्योरी थी पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे, ठीक है, कि इसलिए इजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं, कुछ नहीं था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्चुअलिटी में वही है, रियलिटी वही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होती है। ये तो एक गलत सोच थी, मतलब। तो इसके हिसाब से इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट हायर इंटेंसिटी की होगी उसमें ज़्यादा फील्ड्स होगी, यही मतलब होता है ना हायर इंटेंसिटी का, कि ज़्यादा फील्ड होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो। तो ज़्यादा फील्ड है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ज़्यादा वेलोसिटी का होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने तुझे बताया ना ऊपर कि सिर्फ इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है,
कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने ज़्यादा ही तो करंट बनेगा। बस यही डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट, और फ्रीक्वेंसी पे एक तो एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और तीसरी उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद मूव करता है। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने क्या इन तीनों ड्रॉबैक्स को कैसे जस्टिफाई किया अपनी थ्योरी से। उसने बताया आइंस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी। मैंने बताया कि वो पार्टिकल के फॉर्म में आता है, मतलब क्वांटा यानी कि फोटॉन्स एनर्जी के फॉर्म में आता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वेव की तरह। ठीक है, एनर्जी नॉट कंसंट्रेटेड एंटायर वेव पैकेट्स बट ई इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल पैकेट नोन एज द फोटॉन्स और क्वांटा। द इंसिडेंट फोटोन और द मेटल सरफेस कैन ट्रांसफर द होल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी टाइम लैग। मतलब जैसे टच होगा वैसे ही वो फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देगा, जैसे कोलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड द वर्क फंक्शन W इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये तो पता ही है तुझे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब जल्दी आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस में। पूरी थ्योरी तेरे को अच्छे से समझा चुका हूँ 3 बार 2 बार। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन मैथमेटिकली देखना है। देख, मैंने तुझे बताया कि इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे, ठीक है, ये यहाँ से लाइट आ रही है, E=h μ, फोटोन्स है बहुत सारे, लाइट आ रही है, लाइट जैसी टच होगी वैसे ही मान ले जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है E=h μ। म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, और जो ये मेटल सरफेस है इसका हमने मान रखा है कि W0 इसका वर्क फंक्शन है। देख, वर्क फंक्शन बोलते हैं तो यानी कि वर्क की यूनिट्स क्या होती है, एनर्जी के बराबर। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे मान ले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तुझे, तो तू उसे एनर्जी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ई के मैक्सिमम, ठीक है, मतलब वही ना कि देखो मैंने तुझे बताया E=h μ आ रहा है, ठीक है, h μ आ गया, h μ माइनस W करेंगे, मतलब h μ में से W0 तो उसे बाहर निकालने के लिए लग जाएगा, तो यानी कि बचा कुचा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगा। सॉरी, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो H देखिए यहाँ पे h μ माइनस V0, जो बचा वो E K मैक्स, मतलब उस जो भी इस पूरे सरफेस में से सबसे ज़्यादा तेज निकलेगा वो होगा मैक्सिमम, मतलब उसकी एनर्जी E K मैक्स, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही है। E मैक्सिमम = हाफ मैक्सिमम स्क्वायर लिख सकते हैं, और V बताया था तुझे, और V0 को कैसे लिख सकती है, वर्क है, वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है ना एक दूसरे के, जूल सी दोनों की फॉर्म होती है, तो h μ माइनस h μ0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब नीचे आ जाओ 2 मिनट। अब देखो इसने बोल दिया कि m क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये देखो पूरे में। ठीक है, ये आपको पता लग गया, सिंपली लिखा है। E मैक्स को उसने हाफ m/x² भी लिख सकता है और E मैक्स भी लिख सकता है, ये दोनों पता ही है आपको। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ V मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर छोटी है V0 से, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। मतलब ये द मीन नो दैट इलेक्ट्रॉन वुड एमिट इफ द फ्रीक्वेंसी। देखना है ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे, तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब इजेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो एक छोटा सा नोट है, ये याद रख लेना, 1 जूल इसके बराबर होता है 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो तुझे कितनी बार बताया है। और Hc की वैल्यू भी याद रख सकती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ही नैनोमीटर लिखा गया है, याद रखियो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ भी नैनोमीटर, क्योंकि कहीं मैक्सिमम जगह Hc को डायरेक्ट पुट करने को आता है ना, तो सीधा लिख दिया ये होता है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द वॉट। यहाँ पे देख h μ है, मैं तेरे को न्यूमेरिकल नहीं समझा रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ। देख h μ है, म्यू को c/λ लिख सकती है। ठीक है, तो लैम्डा c/λ लिखती है, तो यहाँ पे h c की वैल्यू सीधा पता है हमें कि 1240 होता है, तो हम 1240 डाल के लैम्डा लिख सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी खत्म हो जाती है।
ठीक है। अब न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।